हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूँ PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2020 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने सामाजिक अध्ययन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से लेकर 2019 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है। इसके साथ ही राजन सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को देख लेंगे और उन सभी वीडियोस का पीडीएफ नोट आप जो है टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सामाजिक अध्ययन जो हमारा है पंचम प्रश्न पत्र है, जिसके लिए एग्जाम टाइम में 2 घंटे का समय मिलता है। टोटल पूर्णांक जो है 50 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा जो शुरू होता है बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कह सकते हैं, जो कि हमारा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 15 तक होता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा है त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ। ऑप्शन दिया गया है 1191, 97, 92 और 1994। तो अगर हम त्राइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो ये 1191 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जीत जो है पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1191। प्रश्न नंबर दूसरा है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान। तो अगर हम गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक की बात करें तो 1206 ईस्वी में महमूद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सिंहासन कुतुबुद्दीन ऐबक था वो सिंहासन पे बैठा। इसी के साथ जो है भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। तो कौन सुल्तान था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है राइन, मिसिसिपी, नील, हवांगो। विश्व की सबसे लंबी नदी, तो देखिए दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर यानी 6650 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहने वाली नील नदी है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है पोप, विसुवियस, फिर आपका है फ्यूजियामा, स्ट्रामबोली। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए यदि वर्तमान समय में भी ज्वालामुखी विस्फोट नियमित रूप से होते हैं तो ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? तो जिनमें अभी भी यानी वर्तमान समय में भी जो है ज्वालामुखी विस्फोट नियमित रूप से होते हैं वो जो है सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसका उदाहरण जो है जापान में माउंट फ्यूजियामा, भूमध्य सागर में माउंट स्ट्रामबोली है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रामबोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 6 से 12, अनुच्छेद 16 से 18। तो समानता का अधिकार जो है इस सभी व्यक्तियों के साथ अवसर, रोजगार, पदोन्नति आदि के मामले में समान व्यवहार को संदर्भित करता है, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान जो हो वो कुछ भी होता है। समानता का अधिकार जो हमारा होता है और अनुच्छेद 14 से 18 को कहा जाता है। समानता का अनुच्छेद जो है 14 से 18 को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ऑप्शन दिया गया है
ख्वाजा मौनुद्दीन औलिया, ख्वाजा मेनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी, लास्ट दिया गया है ख्वाजा सलीम चिश्ती चिश्ती। तो अगर हम देखें अजमेर में जो है, अजमेर शरीफ जो है दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर जो है, अजमेर शरीफ दरगाह भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत जो हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसमें उनका मकबरा स्थित है। तो जो कि हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है बैंक ड्राफ्ट है। ऑप्शन दिया है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा पत्र या परिवर्तनशील मुद्रा। तो अगर हम बैंक ड्राफ्ट देखें तो ये परिवर्तनशील पत्र मुद्रा ड्राफ्ट यानी बैंक ड्राफ्ट है जो है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है। यह बैंक के द्वारा जो है बनाया जाता है, जिसमें प्राप्तकर्ता का नाम और राशि शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी परिवर्तन पत्र मुद्रा हो जाएगा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन दिया गया है 1020 से 21, 1023 से 24, 1022 से 23, 1025 से 26। तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर जो है इसका जो पहला हमला था वो था 1025 से 26, यानी 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला करके इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1025 से 26 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया। ग्रांड ट्रंक रोड का जो है निर्माण ये किस शासक ने करवाया। ऑप्शन दिया गया है अकबर, शेर शाह सूरी, शेख अफगान, नादिर शाह। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। इसे सड़क ए आजम के भी नाम से भी जाना जाता है। इस रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। प्रश्न नंबर 10 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक महान और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सबसे पहले बीएस स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को जो है भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। यानी कि समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दी, तो ये दिए थे बीएस स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो कि है 78.05%, यानी कि 78% हम लोग कह सकते हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संगमरमर, स्लेट, क्वार्टाइज और ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। यह जो है यह अग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। ग्रेनाइट जो है ये अग्नेय चट्टानों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 13 है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ऑप्शन दिया गया है दौलताबाद, कन्नौज, कालिंजर और लाहौर। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी और बाद में इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। यानी दौलताबाद का पुराना नाम क्या था,
तो देवगिरी था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी, और बाद में जो देवगिरी का नाम है उसको बदलकर दौलताबाद कर दिया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, अक्ष अक्षांश से संबंधित है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। इनमें से कौन सा है जो अक्षांश से संबंधित है? तो अक्ष अक्षांश जो होता है भूमध्य रेखा के लगभग 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित होता है। भूमध्य रेखा के जो 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन दिया गया है खाड़ी में एक नदी, महासागरीय, या जस्ट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या ध्रुवीय तारा। तो गल्फ स्ट्रीम हमारा उत्तरी आट जो है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक प्रमुख गर्म जो है पानी का महासागर है। पानी का एक महासागर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महासागरीय। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है तो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारा होगा प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अगर हम देखें मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, तो हमारा बृहद्रथ था, जिसने जो है 187 से जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत और शुंग साम्राज्य का प्रारंभ हुआ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसने जो है 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग साम्राज्य का आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 17 है, दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सन 500 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 500 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर में सुंदर नक्काशी के जरिए भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कहानी बताई गई है, इसलिए इसे दशावतार मंदिर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए देखते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने की। गाजी मलिक ने जो है गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, ये इसकी उपाधि है। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक जो है किया था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक का जो नाम है वास्तविक वो क्या है? गाजी मलिक है। प्रश्न नंबर 19 है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 14वीं-15वीं शताब्दी में काशी, वर्तमान समय में वाराणसी में जो है हुआ, वहीं पर हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका अवतरण सन 1398 संवत 1455 ईस्वी में 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। कबीरदास का जन्म जो है 14वीं या 15वीं शताब्दी में काशी, जो कि वर्तमान समय में वाराणसी है,
यहीं हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका अवतरण जो है 1398 ईस्वी संवत 1455 में जेठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय हुआ था। प्रश्न नंबर 20 है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं: अगन्य, अवसादी और रूपांतरित। चट्टानें सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं: अगन्य चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। भारत में जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1986 में इसी दिन यानी कि 24 दिसंबर के दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम विधेयक पास हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध चावल और गेहूं की फसल से है। गेहूं और चावल की फसल से है। खेती से जुड़ी क्रांति को जो है हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये विश्व लेवल के हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध जो है ये चावल और गेहूं की फसल के उत्पादन से है। खेती से जुड़ी जो क्रांति होती है उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। बोरलॉग जो कि विश्व लेवल के हैं, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक या पिता तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, ज्वार भाटा कब आता है? तो देखते हैं ज्वार भाटा। धरती पर स्थित सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। धरती पर स्थित महासागरों या सागरों के जल स्तर का जो उसका सामान्य स्तर होता है उससे ऊपर उठना जो होता है वो ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा पूर्णिमा के दिन आता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। धरती पर स्थित सागरों और महासागरों के जल स्तर का जो है जिसका सामान्य स्तर है उससे ऊपर उठना वो ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा जो है कब आता है? तो पूर्णिमा के दिन आता है। पृथ्वी पर जो है यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की जो है क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। प्रश्न नंबर 24 है, जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। जीवमंडल की परिभाषा दीजिए। तो जीवमंडल पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र यानी जीवमंडल क्या होता है? पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीव जंतुओं, पौधे, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सका है जैवमंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सका है जैवमंडल कहलाता है। 25 है, सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो है चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो सेम वही हमारे सेल हैं। तो चलिए देखते हैं। भूपर्पटी की संरचना जो है जिन तत्वों से हुई है उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। यानी सेल या चट्टान दोनों सेम चीज़ें हैं। सेल जो है 3 प्रकार की होती हैं। अग्नेय सेल जिसको हम लोग इग्नीशियस रॉक बोलते हैं, इसके अंतर्गत आपका ग्रेनाइट, आवरक, क्वार्टज ये सभी आते हैं। दूसरा अवसादी जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, इसमें आपका सेधा नमक, पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि आते हैं। रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें संगमरमर, क्वार्टाइज, स्लेट ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य ग्रहण क्या है? या सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो जब जो है
जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। इस दौरान जो है चंद्रमा जो है ये सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के चरण में होता है। एक वर्ष में जो है अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तो हमारा होता है सूर्य ग्रहण। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस दौरान चंद्रमा जो है सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के चरण में होता है। एक वर्ष में अधिकतम 5 बार सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। इस घटना के दौरान पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के आधार पर विभिन्न प्रकार के सूर्य ग्रहण देखे जा सकते हैं। जैसे हमारा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य ग्रहण और हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। ये 4 प्रकार के देखे जा सकते हैं दूरी के आधार पर। आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार, संपूर्ण और हाइब्रिड। चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन ही होता है। 27 है, विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन। तो देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना 2 भाइयों, उनका नाम है राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये 2 भाइयों के द्वारा, जिनका नाम राजकुमार हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। जल्द ही इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी और दक्षिण में कावेरी के बीच वाले क्षेत्र पर कर लिया और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना 2 भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। जल्द ही इन्होंने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्णा नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पर कर लिया। इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। प्रश्न नंबर 28 है, नागरिकता जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता प्राप्त हुई। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान के द्वितीय भाग के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है, जिसमें आपका 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई जो है 1987 के बीच भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता जो है प्राप्त हुई थी। 29 है, खिलजी वंश के 2 शासकों का नाम बताइए। खिलजी वंश के 2 शासकों का नाम बताइए। तो खिलजी वंश के हम अगर शासक देखें तो हमारे हैं जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी, ये 2 हैं आपके खिलजी वंश के शासक। थोड़ा और देखते हैं इसी में। खिलजी राजवंश जो है दूसरा राजवंश था जिसने 1290 और 1320 के बीच लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करते हुए दिल्ली जो है सल्तनत पर शासन किया था। यह अलाउद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। खिलजी राजवंश दूसरा राजवंश था जिसने 1290 से 1320 के 1320 के बीच
लगभग 3 दशकों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करते हुए दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। खिलजी वंश के दो शासक का नाम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 30 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अस्थाई पवन किसे कहते हैं? अस्थाई पवन जो है, यह पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है या अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अस्थाई पवन क्या होती है? तो यह पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है या जो है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है या जो है अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आप इस क्लास का पीडीएफ नोट टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।